ठीक है, चलो वो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं अपन, है ना, ताकि बच्चे देख पाए ना, अगर मिस होगा तो ठीक नहीं है। हाँ, तो अपन कहेंगे भाई ये तो अपने पास NaBr था ना, इधर n फैक्टर 5 तो मल्टीप्लाई किया ना, ये थ्राइस हो गया। अब सोडियम टोटल 6 दिख तो रहा है, लिखो 6, और हाइड्रोजन 6 तो 3H2 लिखो, लो भाई बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है। चलो अपन को डिस्प्रोपोर्शनेशन का बैलेंसिंग पता चल गया। अब अपन से एक बात और, डिस्प्रोपोर्शनेशन में बैलेंसिंग तो पूछेंगे। अब एक और बात, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। बताओ क्या बनेगा, तो अपन को पता है दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, Br2। तो मैं ट्राई ब्रोमोफेनॉल बताऊंगा, आपने लिखा तो है बस, YPBT बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसे अपन को पता है कि भाई ये दोनों गिवन है और पानी गिवन है ना, तो अपन उनको बता सकते हैं कि वहां पर अपन ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, या NaI और NaIO3 गिवन है तो भी अपन कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर अपन को गिवन हो तो अपन उसे बता सकते तो वो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे हो पा रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बनेगा ना अगर हैं। हाँ, बैकवर्ड। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है ना, तो थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ना, पानी भी है ना, थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ना। तो अपन ने लिखा तो था उधर एक्वस, एक्वस मतलब अपन पानी थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट हो जाएगा अपने। भाई आपने लिखा तो था एक्वस, अपन ने रिएक्शन थोड़ी लिख के बताया कि ये और ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में है, आपने लिखा ना एक्वस एंड नेवियर, अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। मैं तो एक आपको थीम बता रहा हूं कि यार मतलब ऐसे लिख देंगे तो अपन ये नहीं सोचेंगे अच्छा अब क्या करें, बैकवर्ड जाएगा नहीं जाएगा। एक्वस लिखा है, अच्छा पानी ज्यादा डाल दिया होगा हाइड्रोलिसिस टाइप से, अपन को Br2 और H2 मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा। तो अपन ने वाटर एक्सेस में डाला तो अपन अज्यूम कर लेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। और डाइल्यूट होता है तो अपन को पता है, फिर तो ये NaBr NaOBr बना लेते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को, फिर तो पानी पहले से बहुत ज्यादा है। अब इसमें एक पार्ट और होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अपन से ऐसे पूछेंगे, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। तो अपन को पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन, ये इक्विवेलेंट वेट होता है, ये अपन को पता है भाई, पूरा फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स W by E is equal to Q by 9650, पढ़ा ना अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई n फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेट मॉलिक्यूल, जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा ना उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर मुझे इसका n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां से। तो मैं क्या करूंगा, उसका n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए 1/n विल बी इक्वल टू, एक बार इससे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, एक बार उससे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, या तो मेरे पास क्या आया इसमें, तो ऐसे कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n फैक्टर कितना आ गया अपने पास, 2/3, ये लो मेरे पास इसका n फैक्टर 2/3 आ गया।
एन फैक्टर मेरे पास 2/3 आ जाएगा। समझ में आया? अब अपन को समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब मैं इसको 2/3 और मतलब देखो मेथड यही यूज करना। अब एक बार और मैं उस मेथड को यूज करके, क्योंकि मुझे डायरेक्टली कैलकुलेट करना पता है, मैं इसको ये सब कैलकुलेट नहीं करता, मैं तो इसको देख के बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो तुमको नहीं सिखाऊंगा। इवन मैं कहूंगा अगर रिएक्शन बैलेंस करके कोफिशिएंट के बारे में कुछ पूछा जाए तो रिएक्शन को मीडियम में ही बैलेंस करके देखें, डायरेक्ट एन फैक्टर मेथड यूज नहीं करना। अपने कोई मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए, एन फैक्टर में गलती नहीं होनी चाहिए, जब तक कि अपन को साफ साफ ना दिख रहा हो कि यार इसमें क्या गलती कर सकते हैं। जैसे इसका एन फैक्टर है, मुझे पता है इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 5/3 आएगा। कैलकुलेट करता है। अब मैं कहूंगा 1/n फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 से 1, तो 1/1 हो गया और एक बार 1/5 हो गया। लो भाई, तो 1/n इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/1, 6/5 हो गया, तो n विल बी इक्वल टू 5/6 हो गया। आप तो कह रहे थे 5/3 आएगा, ये तो 5/6 आया। एक बार एक और बात होता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअली इसमें एक ही एटम था ना Cl का, तो अपन को नंबर ऑफ एटम की जरूरत नहीं पड़ी थी ना, यहां पड़ेगी नहीं, अपन को नंबर ऑफ एटम उसको देख के बता दिया मैंने, 1 बाय नंबर ऑफ एटम। इसमें कितने, 2 एटम है ना, इसमें तो एक ही एटम था। नंबर ऑफ एटम्स 1 बाय कितने है नंबर ऑफ एटम, 2। ये लो भाई आ गया, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना है ना, 3 जब 3/5 सो 5/3, ये आ गया मेरे पास उसका फैक्टर, ये 5/3 आ गया। तो अपन को क्या करना होता है उसमें, 1 बाय नंबर ऑफ एटम भी लिखना होता है। इसमें 1 था ना Cl, इसलिए उसमें वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको ये नंबर ऑफ एटम भी याद रहेगा कि अलग से सर ने लिखवा के बताया था, और वहां पर अपन नंबर ऑफ एटम से डिवाइड भी करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स, वो अपन को करना होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना 4 - 3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, जैसे उसमें लिखा था। आप तो फॉर्मूला याद रख लो भाई, ये फॉर्मूला याद है, सीधी सीधी बात। और अगर रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो अपन मोल कॉन्सेप्ट से किसी को भी कुछ भी डाटा पूछो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। जरा इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा इसका एन फैक्टर। डिस्प्रोपोर्शनेशन में उसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 कितना आया इसका एन फैक्टर, 2 सर 2 2 आ रहा है। 2/3 2/3 ठीक है, ये करेक्ट, एवरीबॉडी गॉट इट। अब मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में बता दिया। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या, अब जैसे अपन को KClO3 इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है तो अपन बताएंगे इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज 122.5 डिवाइड बाय 2/3, लो इक्विवेलेंट वेट होता है, एन फैक्टर से डिवाइड किया, ये एन फैक्टर से डिवाइड करके बताया। तो अपन को इक्विवेलेंट मास पता चल गया। अब अपन बात करते हैं
कि भाई जैसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। पहले तो मैं एन फैक्टर देख लेता हूं। अपन को किसी को डाउट नहीं एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स इट इज इक्वल टू वैलेंसी एन फैक्टर। अब ज्यादा नहीं लिखते वो एन फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, अपन को पता है, लिखा है एन फैक्टर एलिमेंट का बता रहे हो। फॉर एसिड्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+. For base, number of OH minus I donates. For salts, total cationic or anionic charge or anionic charge. Then we'll write the oxidizing agent. Number of electron gained in process. आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो या ऑक्सीडेंट लिखो, एक ही बात है। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट लिखो, एक ही बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब जरा जल्दी से एन फैक्टर्स बता दो। कैलकुलेट एन फैक्टर, ताकि मुझे रहे कि भाई आपको एन फैक्टर आ गया। फिर आपने दोनों जगह AS ग्रुप पर लिखा। नेक्स्ट 16 हम्म,
तो मैंने सारे भी मतलब जितने भी एन फैक्टर कैलकुलेशन के मेथड्स हैं मैंने सभी को पूछ लिया एक ही बार में, मतलब जितना भी मुझे एन फैक्टर की जरूरत है वो सभी पूछ लिया मैंने कि एन फैक्टर में अपन क्या करें। Fe2 प्लस वाले का डिस्प्रोपोर्शनेशन का फिर से बता, 2/3 आ तो रहा था, Fe प्लस 2 था, Fe प्लस में कन्वर्ट हो रहा था और Fe प्लस 3, एक बार n फैक्टर 2 तो 1/n इज इक्वल टू 1/2 और उधर 1/1, तो लिखो ना 1/n विल बी इक्वल टू, ये एक ही एटम है ना तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो 1/n इज इक्वल टू 3/2 ना, 2 कैसे आ सकता है? तो वो बैलेंस को नहीं देखते नंबर ऑफ एटम्स। बैलेंस कब देखा मैंने? बैलेंस की तो कभी बात ही नहीं की, एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस थोड़ी करना होता है पूरा रिएक्शन। भाई इधर वाला ऐसा वाला मोलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है 1/3, मतलब तुम सोच रहे यहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 1 एटम भी तो करो, तो हाँ एटम एक ही है ना, तो इधर वाले मोलर कोफिशिएंट को कभी थोड़ी इन्वॉल्व करते हैं अपन सामने वाले को, तो इस वाले को वो करते हैं, तो चलो एक और लिख देता हूँ मैं। ये सब आपको पता तो है, इसको हटाओ ना, ये तो आपको पता है। वो कंफ्यूजन जो है ना, जो कंफ्यूजन तुम्हें आया ना, उस कंफ्यूजन के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। थोड़ा जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कर लो।
शुरू कर लें? मेरे ख्याल से लिख देता हूँ, अगर नहीं पता होगा तो पता भी चल जाएगा, और अगर पता होगा तो आप फिर से कैलकुलेशन करके एक बार चेक भी कर लेना, है ना? मैंने कैसे लिखा, इसमें n फैक्टर मेरे पास 6 होगा, इसके भी 6 होगा, इसका 2 होगा और इसका 4 होगा। एक नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है तो दो नाइट्रोजन, दे आर एलिमेंट्स, एक पे -3 होता है तो दो पे -6 चार्ज होगा। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं। एल्यूमिनियम 3 होगा, Al2O3, ये तो सॉल्ट जैसे हो जाएगा, ऑक्साइड है ना, सॉल्ट अज्यूम करेंगे, 6 हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम +3 है, दो एल्यूमिनियम मिल भी +6 हो जाएगा। ये एसिड है, बोरिक एसिड, इसका n फैक्टर 1 होगा। व्हाइट इज सो, बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, लेकिन वो HBOH होता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन उसे, लेकिन जब अपन इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पानी से OH ले लेता है, और अगर ये एक OH लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दैट इज अ लुईस एसिड ना, +H+I, तो ये एक ही OH ले सकता है, इसलिए ये n फैक्टर 1 होगा इसका, बोरिक एसिड। H3PO2, it is monoprotic acid, so n factor is 1. H3PO4 is triprotic. H3PO3 is diprotic, but H3PO2 is monoprotic acid. H2S2O7 n factor 2 होगा, it is a par acid. CO2 कोई भी गैस होगा तो पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा CO2 को तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। तो किसी भी गैस के लिए n फैक्टर पानी में डिसॉल्व करके जो बनेगा, उसका जो n फैक्टर होगा वही उस गैस का n फैक्टर होगा। किसी भी गैस के लिए उसको पानी में डिसॉल्व करो, पानी में डिसॉल्व करने से अगर वो एसिडिक गैस है तो एसिड बनेगा, और जो उस एसिड का n फैक्टर होगा वही उसका n फैक्टर होगा। NH3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, n फैक्टर 1 होगा क्योंकि वो एक ही OH देगा। N2O5 इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो आई विल गेट HNO3, ये HNO3 ऐसे बनाएगा। अब अपन को पता है n फैक्टर में कभी ये मोलर कोफिशिएंट का कभी कोई रोल नहीं होता है n फैक्टर में, तो मोलर कोफिशिएंट का कभी कोई रोल नहीं होता, तो इसको हटाऊंगा तो ये n फैक्टर 1 आ जाएगा, मतलब N2O5 का n फैक्टर 1 है। सो N2O5 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। n फैक्टर मतलब मॉलिक्यूलर मास बाय, राइट ना, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास, वी नो दैट। जिनका n फैक्टर 1 है उनके लिए इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास एक जैसे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, n फैक्टर 3 होगा क्योंकि ये 3 OH दे सकता है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम n फैक्टर 5 होगा। KMnO4 in acidic medium n factor will be 5. और H2S it's an acid, n factor is equal to 2. ये एसिड है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, हाँ, तो रिडॉक्स प्रोसेस लिखो, जैसे KMnO4 में आपने लिखा H+I, तो एसिड भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा। मैं सिर्फ H2S लिख के नहीं कर सकता, H2S होगा तो पानी में डिसॉल्व करूंगा तो H+I देगा। आप ऐसे लिखते तो एसिडिक मीडियम है ना, अभी इतने सारे रिएक्शन बताए तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 प्लस किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अच्छा, वो 7 to 2 जाता है, हाँ ठीक है, +2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो अगर इसके साथ अपन रिएक्ट करेंगे ना KMnO4 को एसिडिक मीडियम में, इसका n फैक्टर 5 है, तो आपको बताना पड़ेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये -2 से +4 मतलब n फैक्टर 6, तो आपको बताना पड़ेगा इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपके पास कोई क्वेश्चन भी आया है? सर तो KMnO4
का रूल्स से नहीं निकाल सकते, वो तो बस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या तो पता होता ना एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट होगा KMnO4। KMnO4 ये हटा दिया भाई मैंने फिर बता रहा हूँ, कई बार बताया। KMnO4 पर्पल कलर होता है एसिडिक मीडियम में, मतलब H2SO4 होगा तो MnSO4 बनाता है। अगर MnSO4 है तो व्हाइट पीपीटी होगा। बेसिक मीडियम इट्स K2MnO4। K2MnO4 is a green solution। न्यूट्रल मीडियम में इट्स MnO2। चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। अगर वीकली बेसिक गिवन है तो भी MnO2 ब्राउन पीपीटी। चॉकलेट अपने आप ले लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अगर बेसिक मीडियम में लिखा हुआ है और ये दोनों ऑप्शन में है तो इसी को टिक करूंगा, लेकिन अगर वन ऑप्शन करेक्ट है और ये भी है और ये भी है और सिर्फ बेसिक लिखा है तो यही टिक करेंगे, क्योंकि वीकली बेसिक में वो ये भी होता है ये भी होता है। अब अगर मान लो ये है तो एसिडिक मीडियम, या ये है तो एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, लिखा तो है मैंने क्लोरीन ब्रोमीन क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि अगर क्लोरीन का ग्रीनिश येलो गैस अगर लिबरेट होता है तो उसमें MnO2 डाल दो, वो ग्रीनिश येलो गैस क्या होता है Cl2 होता है। तो उसमें ग्रीनिश येलो गैस में अगर MnO2 डाल दो तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। रीजन, क्योंकि वो MnO2 जो HCl लिबरेट हो रहा होता है ना, MnO2 के साथ HCl रिएक्ट करके क्या बनाता है MnCl2 + Cl2, तो इसका इंटेंसिटी बढ़ता है ना, लिखा ना हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में। These all reactions are related to the qualitative analysis। यहां पढ़ा इसलिए वहां नहीं पढ़ा, कुछ यहां पढ़े कुछ वहां पढ़े। बट KMnO4 and K2Cl2O7 are very important। डी ब्लॉक में है ना, आधे से ज्यादा चैप्टर तो उन्हीं पे बेस्ड है, KMnO4 and K2Cl2O7, इसलिए इतना बता रहा हूं। ठीक है ना, तो अपन ने गैसेस के बारे में देखा, अपन ने ये सब, ये तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए फिर। पेपन से कहा बेसिक मीडियम में बताओ KMnO4 क्या बनाएगा। एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में बताओ क्या बनाएगा, तो अपन कहेंगे, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं मैंने ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, बेसिक मीडियम में अब बताओ क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये वाला। फिर दोनों वाला ऑप्शन होता तो दोनों बताता, क्योंकि बेसिक मीडियम मतलब वीकली है या स्ट्रांगली है ये बता दो आप। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो दो वाला ऑप्शन होगा, और अगर सिर्फ बेसिक मीडियम ऑप्शन है और ये ऐसे गिवन हुए तो अपन कहेंगे बेसिक मीडियम, चलो स्ट्रांगली एज्यूम कर लेते हैं। ये अपना ऑप्शन। फिर जैसे अपन का फिर अमोनियम सल्फेट,
सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट इज लाइक दिस, FeSO4 है तभी तो फेरस सल्फेट लिखा है और अमोनियम सल्फेट होता है। अब अपन कहेंगे बताओ ये सॉल्ट जैसे बिहेव करवाना है, क्योंकि आयरन अगर +2 में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है और आयरन अगर +3 में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपन ने ट्रस्टेबल सीरीज में लिखे हुए हैं सारा कुछ, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई मेटल दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हायर में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग और लोअर में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये +2 में है, तो अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन करना चाहते हो तो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसे सॉल्ट जैसे एज्यूम करना चाहते हो तो फिर n फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल कैटायनिक चार्ज, दो इधर से दो इधर से होगा। तो एज अ सॉल्ट इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट 392 होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, और एज अ रेडॉक्स रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। डिपेंड करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एज अ सॉल्ट लेना है या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? हाँ, तो किससे रिएक्ट किया ये बताओ तुम। अगर इसको तुमने रिएक्ट किया है सपोज किसी, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 ऐसा कोई कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अपन कहेंगे इसमें वो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बिहेव कर रहा होगा। और अगर अपन ने कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे यहाँ पर अपन को सल्फेट गिवन है, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या कुछ ऐसे बन रहा होगा, तो बताओ ये n फैक्टर कितना होगा एज अ सॉल्ट, बता दे। टोटल n फैक्टर इसमें 4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4 ऐसे कर लिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कुछ कुछ कंपाउंड्स में, एक वो दोनों जैसे बिहेव कर सकता है। उधर चेक करते हैं। ये +3 था, ये +5 था, डिफरेंस 2 का है और ये मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। यहाँ ये +8/3 है और यहाँ ये +3 है, 3 - 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 क्यों, ये वाला 3। जैसे अपन कंसेप्ट लिखते हैं, जैसे अपन कंसेप्ट लिखते हैं by difference in oxidation state multiply by the number of atoms, जैसे अपन लिखते हैं। इधर n फैक्टर इधर +2.5 है, इधर +2 है, तो 2.5 - 2 इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 4, सो 0.5 × 4 n फैक्टर इज 2। इधर अब अपन को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा जब हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स देना। प्रोडक्ट्स गिवन होंगे तो देखो यहां पर वैसे Fe+2 है क्योंकि ये फेरस ऑक्सलेट है, तो यहां पर Fe में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं Fe में चेंज कर भी सकता, मैं आपको ऐसे भी दे सकता। मैं आपको ऐसे, अच्छा ये वाला 25 लिख दिया अपन ने और ये 26 कर लेना है दूसरा एग्जांपल। तो FeC2O4 और इसको कन्वर्ट कर देता मैं Fe+3 में और फिर CO2। तो मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शन होते, मैं हटा रहा हूं। कैसे अलग अलग? एक बार मैं कहता Fe+2 से आपने Fe+3 में कन्वर्ट किया तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया, और यहां पर C2O4 2 नेगेटिव था जो कि CO2 में कन्वर्ट हुआ और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट है। मतलब FeC2O4 ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया Fe+3 और CO2 में कन्वर्ट होने के लिए, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट, मतलब इसका n फैक्टर है 3। ये इसका n फैक्टर।
सो इसमें तो मैं 2 ही लिखूंगा, लेकिन अगर ऐसे गिवन होता तो अपन 3 भी लिख सकते थे अगर ये +3 रहा होता। इसलिए अपन एन फैक्टर मेथड को ना थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें एन फैक्टर में गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें ये +1 है, इसमें भी चेंज आ रहा है, और ये -2 से +4 है, इसमें भी चेंज आ रहा है। मतलब जैसे यहां पर इसमें भी चेंज आ रहा था, इसमें भी चेंज आ रहा था, ऐसे यहां पर कॉपर में भी चेंज आ रहा है और सल्फर में भी चेंज आ रहा है। कॉपर में +1 से +2 और 2 है, तो +1 से +2 1 का डिफरेंस है और 2 एटम है, तो अभी सल्फर भी तो बचा हुआ है। -2 से +4 ये है इसका, -2 से +4 दिस इज द आंसर। तो इसमें अपन कहेंगे, फिर आपने वही किया भाई, +2 था, इधर तो +2 रहा, लेकिन इसमें -2 से +4 आपने चेंज किया, तो इसका इनफैक्टर सिर्फ सल्फर की वजह से होगा और वो 6 है। सिर्फ सल्फर की वजह से होगा और वो 6 होगा। अपन को पता चल गया क्या करना है अपन को। तो अगर अपन AS2H3 लिखते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं AS2O5 में प्लस H2SO4 में, जब प्रोडक्ट गिवन है तो लिखूंगा ना ऑक्सीडेशन, दोनों में चेंज आ रहा है। यहां पर इसका इनफैक्टर कितना लिखूंगा, तो +3 और +5 2 का डिफरेंस है और 2 एटम्स है, तो 2 × 2 ये -2 से +6 मतलब 8 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। एट का डिफरेंस था, तो इनफैक्टर कितना आया, 28 आया इसका इनफैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 28 इसका इक्विवेलेंट मास होगा। इसमें 28 आया अगर इसको ऑक्सीडाइज करो, राइट। इसमें तो बंदा कोई प्रॉब्लम नहीं, +7 है, +2 है और +7 है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें +7 है और +2 है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय, अब ये मोलर कोफिशिएंट थोड़ी है, अब ये मोलर कोफिशिएंट थोड़ी है, यहाँ तो 2 Mn है ना, मोलर कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस पे तो डिपेंड करता है ना, जब आप इसको तो मल्टीप्लाई करते हो ना, आप इसको तो मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मैं भी यही कर रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, n will be equal to 5 into 2 होगा, that will be 10। मोलर कोफिशिएंट का रोल नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म का तो रोल होगा ना। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका फायदा क्या है, ये सब आप इतना हमने बता रहे हो, इसमें मतलब अब मैं एन फैक्टर कैलकुलेट कर लूंगा तो रिएक्शन बैलेंस तो कर ही लूंगा, तो अपना कैलकुलेशन भी कर लूंगा। देखो अगर कोई मेरे पास मेटल ऑक्साइड गिवन है, मुझे MO मेटल ऑक्साइड बता दिया, अगर मेटल का इक्विवेलेंट मास 7 है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर भाई इसमें ये +2 है -2, मेटल ऑक्साइड इज अ सॉल्ट, आपने लिखा मेटल ऑक्साइड है, तो मैं कहूंगा ठीक है मेटल ऑक्साइड है, तो मुझे पता है ये तो 16/2 ही होगा। ये आपने 7 इक्विवेलेंट वेट दे दिया, तो 7 + 8 मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा।
तो इस क्वेश्चन में या मैं ऐसे कर लेता कि भाई चलो मेटल ऑक्साइड है और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो अपन कहेंगे थोड़ा और डाटा दे दो कि किससे बना, क्या हुआ, कुछ तो दे दो, या आप मुझे ऐसे बता दो आप कि मेरे पास मेटल का कार्बोनेट था, ये CO2 लिबरेट हो गया। तो इसका कुछ ग्राम वगैरह दे दो आप, तो मान लो कि ये तो इसका 3 ग्राम था। इसके डिकम्पोजिशन के बाद इसका अपन ने कहा कि चलो भाई ये जो बनेगा वो मतलब एक पर्टिकुलर मास देती है आपको। इसके डिकम्पोजिशन के बाद इसका 1.25 ग्राम बनता है। बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट तो बताया नहीं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में सभी के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। ये कंसेप्ट अपन ने पढ़ा नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके इक्वल, लेकिन इसका मैं लिख सकता हूं कि भाई इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होना चाहिए। तो मेटल को X ले लेता हूं, और जैसे यहां पर E लिया तो इसको E ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, और इसका कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट का मतलब होता है, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। ये इसका इक्विवेलेंट मास है, ये इसका इक्विवेलेंट मास है, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा E+8, ये इक्विवेलेंट वेट। अब वैसे अपन को पता है, अगर इक्विवेलेंट वेट गिवन है अपन को, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा ना अपन ने, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 3/E+30, और इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो गए, 1.25 डिवाइडेड बाय E+8। अब बस अगर ये पता चल जाता जो आप बोल रहे थे कि किसी भी रिएक्शन में सभी के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो ये हैं, इसके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये है, इन दोनों को इक्वेट करता है, E कैलकुलेट कर देता है। बस आपको वो समझाना है कि सभी के इक्विवेलेंट्स बराबर कैसे होते हैं, वो कंसेप्ट आपने नहीं बताया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है वो। तभी तो मैंने लिखा था मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था चैप्टर का। सो ठीक है, वी गॉट द एन फैक्टर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन से क्वेश्चन जो भी पूछेंगे वो एन फैक्टर्स से ही पूछेंगे, और उसमें इक्विवेलेंट वेट पूछेंगे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S इफ वी आर गिवन द रिएक्शन लाइक दिस। तो अपन को एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी अपन इक्विवेलेंट वेट बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4 when it is treated with the KMnO4। सो E+30 कैसा है? 60/2 होगा ना, इसका इनफैक्टर 2 है ना कार्बोनेट का, 60/2 कितना होगा, 30 तो होगा, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट ए ले लिया, तो कार्बोनेट का कितना होगा, 60। अपन सॉल्ट जैसे एज्यूम कर लेते हैं ना इसको ऐसे। तो देखो एन फैक्टर मैंने काफी टाइम लगाया, ये एन फैक्टर जो भी आपको बताया ना, ये सारा पार्ट अपन ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या सारा ही पढ़ा हुआ है, बस इतना शॉर्ट में रिवीजन नहीं किया होगा। क्लास में आपके नोट्स में तो ये वाले कंसेप्ट भी होंगे सारे के सारे, अलग अलग कैलकुलेशन करके भी आपको बताया। आप एक बार रिवाइज करो, जब भी किसी चैप्टर के लिए आओ ना, तो रिवीजन करके ही आया। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, ये तो अपना इक्विवेलेंट कंसेप्ट था कि अपन ने कैसे एन फैक्टर कैलकुलेशन था। अब अपन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक ले लेगा। बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कितना बच रहा है पहले ये देख लो मैं। अच्छा 4 बज गए, अरे यार बड़ी जल्दी बज गया 4, गलत बात है। थोड़ी देर फिर अपन
ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं भी मतलब चाय वाय देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो पी लेता हूँ, तुम लोग भी चाय वाय पी लो, तब तक मैं अपन ना 10-15 मिनट में फिर मिलते हैं। इसको ऑन ही रहने देते हैं, अगर तुम लोग लीव करना चाहो तो लीव करके वापस आ जाना आफ्टर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ले लेते हैं। चलते हैं। अच्छा, अपन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पे आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपन अपना एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो अब अपन क्या करेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में, तो मैं कहूँगा कि भाई जैसे ना अपन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 50 ml of 0.2 molar NaOH is diluted to 200 ml. $25 ml of this diluted solution requires 20 ml of H2SO4 for complete reaction. Calculate normality of H2SO4 of H2SO4. मैं क्या करूंगा, पहले जब कोई ऐसे रिएक्शन टाइप होना कि भाई डाइल्यूट भी किया फिर रिएक्शन भी किया, तो अपन को एक बात पता है, ऑन डाइल्यूशन number of moles, millimoles, equivalents or milli equivalents never changes, never changes, ये कभी चेंज नहीं होते, ये अपन को अच्छे से पता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या करेंगे, छोटा सा आउटलाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। मेरे पास NaOH है 50 into 0.2 मिलीमोल्स, इसको आपने डाइल्यूट किया 200 ml तक, तो इसके जो मिलीमोल्स होंगे ना वो चेंज नहीं होने वाले। मिलीमोल्स मतलब इन 200 ml, मिलीमोल्स जो यहां पर होंगे ना वही मिलीमोल्स इसमें भी होंगे 50 into 0.2। मैंने मिलीमोल्स कहा है चेंज नहीं होते, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, अपन को अच्छे से पता है ये सब चीजें, वो रचना वाले पार्ट से बहुत अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ा है अपन को पता है कैसे कोरिलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट किया तो मिलीमोल्स थोड़ी चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। अपन ने क्या किया, जितने मिलीमोल्स इसमें थे ना, टेक 25 ml, अगर इसका 25 ml लोगे, इसका मतलब ये हो गया आपका 25 ml लेना था, तो इसका मतलब ये है कि 200 ml मैंने रचना बनाया था और उसमें 25 ml मैंने ले लिया, तो भाई ठीक है, फिर तो आपने थोड़ा सा ही अमाउंट लिया। जितने मिलीमोल्स थे 200 ml में, उसका 1/8 आएगा इसके अंदर, आपने डिवाइड किया ना, तो यहां पर जो मिलीमोल्स होंगे ना इन 200 ml इन 25 ml कितना हो जाएगा भाई, ये तो थे किसमें 200 में, तो 25 में कितने होंगे, तो अपन लिख देंगे भाई 25 डिवाइड बाय 200 हो, इतने मिलीमोल्स हैं मेरे पास। आपने ये मिलीमोल्स को H2SO4 से रिएक्ट करवाया,
तो मैं कहूंगा ठीक है, ये वो मिलीमोल्स हैं जो आप H2SO4 से रिएक्ट करवाने वाले हैं। तो पहले मैं एक बार रिएक्शन लिख लेता हूं। H2SO4 Na2SO4 प्लस वाटर। अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास NaOH के मिलीमोल्स हैं अपने पास, इसको मान लेते हैं अपन X। ये मिलीमोल्स है हमारे पास। तो कोई बात नहीं, अपन X की जगह सीधे लिख ही लेते हैं कि भाई 25 ml को जिनको न्यूट्रलाइज किया उसको आपने लिखा 50 इंटू 0.2, मतलब अपने पास आ गया 50 इंटू 0.2 इंटू 25/200। मैं ना इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं आपको नंबर्स देखें कि किससे कहां से लाए हो आप। जितने मिलीमोल्स इसके होंगे, इसके मिलीमोल्स हाफ होंगे, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे इसके हाफ, मतलब 50 इंटू 0.2 इंटू 25/200, ये इसके मिलीमोल्स हो गए। अब ये मिलीमोल्स जो H2SO4 के इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए ना, जरा बता दो वो मिलीमोल्स अगर 20 ml होता तो कितने मोलारिटी का होता? तो अपन कहते हैं मिलीमोल्स है ना, तो मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 is equal to millimoles of H2SO4। भाई ये मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 है जो मुझे चाहिए, सो ये हो गया 1/2 इंटू 50 इंटू 0.2 इंटू 25/200 हो गया। और ये मिलीमोल्स को जरा कन्वर्ट कर दो, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं 20 ml। लो भाई मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर कितना आएगा अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 5 इंटू 25 125 आ जाएगा, ये 1/8 कर देता हूं, तो ये 5/8 हो गया। 5/8 और डिवाइड बाई 20, मतलब M2 का वैल्यू जो आएगा मेरे पास वो आ गया मेरे पास 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, M2 का वैल्यू इंटू 1/20, तो 1/4 कर देता हूं, तो 4 8 32 हो गया, 1/32 आ गई मेरे पास मोलार। देखना भाई जरा अपना आंसर 1/32 बताया मैंने, कितने आया ना? कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट? सर एक मिनट थोड़ा लिख, एक मिनट रुको लिख रहा हूँ। अब ये तो मोलारिटी था और पूछा आपने नॉर्मलिटी था, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी होता है। तो 1/32 उसका एन फैक्टर H2SO4 का कितना है 2, तो नॉर्मलिटी हो गया 1/16 इज द नॉर्मलिटी। ये हो जाएगा भाई। सर 25/200 क्या है? ये 200 में से हमने 25 ml निकाला था ना, तो मिलीमोल्स प्रेजेंट इन 25 ml है। हो गया? अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ।
in acid base neutralization reactions, number of equivalents of acids of acid is equal to number of equivalent of base is equal to number of equivalent of salt. मतलब इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करूंगा ना तो सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं रिएक्शन, चाहे वो एसिड बेस हो या रिडॉक्स रिएक्शन. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट. सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं. तो अपन कहेंगे भाई अच्छा ये तो और भी अच्छी बात हो गई, फिर कुछ चाहिए ही नहीं फिर तो हमको. तो ऐसे कर लेते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. ये इसके इक्विवेलेंट्स होते हैं. इसके भी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. ऐसे हो जाएगा. मुझे NaOH के इक्विवेलेंट्स पता थे ना, क्योंकि न्यूट्रलाइज तो अपन ने 25 ml ही किया था. इसके इक्विवेलेंट्स कितने थे? तो अपन कहेंगे मिलीमोल्स तो पता है, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो अब इसको मिलीमोल्स लिख दो या नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. भाई मोल्स को मिलीमोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके. तो इधर भी कर देना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे 1000. तो अगर इसको मोल्स लिखोगे तो इसको मोल्स लिख लो, इसको मिलीमोल लिखोगे तो इसको मिलीमोल लिख लो. नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर. चलो देखते हैं. एसिड के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे. एसिड का मोलारिटी चाहिए था मुझे. अब जितने इक्विवेलेंट बेस के होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे. तो मुझे इक्विवेलेंट ऑफ बेस चाहिए थे 25 ml में, तो वो ये थे. मैप तो बनाना पड़ेगा. तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए? 50 इंटू 0.2 इंटू 25 डिवाइड बाय 200. ये तो हो गए थे 25 ml में, जिसको न्यूट्रलाइज करना है अपन को इसके मोल्स, मिलीमोल्स. और इसका एन फैक्टर क्या है भाई? एसिड बेस रिएक्शन है तो NaOH का एन फैक्टर वो एक ही OH दे सकता है, तो 1 होगा. इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? तो अपन कहेंगे भाई इसके मिलीमोल्स जितने बेस के होंगे तो एसिड के कितने हैं? 20 इंटू, क्योंकि इस 25 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 इंटू मैं क्या कर लेता हूं? मोलारिटी. ये तो हो गए इसके मिलीमोल्स. और इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2. लो भाई मोलारिटी आ गया डायरेक्टली. मोलारिटी आ गया 1/32. नॉर्मलिटी बताना है तो आप क्या करना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इन दोनों की जगह नॉर्मलिटी लिख लेना. इन दोनों की जगह नॉर्मलिटी लिख दोगे तो सीधा नॉर्मलिटी आ जाएगा. तो उसको सीधा 20 से डिवाइड कर दो, नॉर्मलिटी. देख तो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है. कौन क्या कैसे हो रहा, सीधी सीधी बात है. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस. दोनों से आंसर एक ही आ रहा है. इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बस यही फायदा होता है कि किसी भी रिएक्शन में मोलर कोफिशिएंट कुछ भी हो, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं. लेकिन उसके लिए एन फैक्टर बहुत अच्छा आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एन फैक्टर बताया. अब उसमें सॉल्ट वगैरह भी ले सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि NaOH लेने पर Na2CO3 वगैरह भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं. वेट ऑफ सॉल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक दैट वी कैन हैव द क्वेश्चन आल्सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में. तो एक तो ये पार्ट था.
दूसरा पार्ट मैं नोट में लिख रहा हूं, नोट का एक और पार्ट लिख रहा हूं, इफ मोर देन one acid is neutralized with a single base, with single base, और वाइस वर्सा, मतलब दो बेस एक ही एसिड से न्यूट्रलाइज किए मैंने, दो बेस एक ही एसिड से न्यूट्रलाइज किए मैंने, तो अपन कहेंगे अगर दो बेसिस को एक ही एसिड से न्यूट्रलाइज करूंगे या दो एसिड को एक ही बेस से न्यूट्रलाइज करूंगा, सपोज मुझे ऐसे गिवन है, एक HCl गिवन है और एक H2SO, और मुझे बताया गया कि भाई दोनों को मैंने NaOH से रिएक्ट करवाया, तो दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड एसिड बेस रिएक्शन हो। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ HCl देन equivalence of acid is equal to equivalence of base। मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, equivalent of acid is equal to equivalent of base। वो कैसे, तो मैं लिखूंगा भाई आप मिली इक्विवेलेंट लिखो या इक्विवेलेंट लिखो, एक ही बात है, अपन को पता है। तो equivalent of acid 1 plus equivalent of acid 2। अब मैं इन दोनों को, एक को HCl ले सकता हूं, एक को H2SO4 ले सकता हूं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will be equal to number of equivalent of NaOH। ये लिखूंगा मैं इसका, मतलब अगर दो या उससे ज्यादा भी एसिड होते तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब डाइल्यूशन वैल्यूशन से रिलेटेड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, पहले भी बहुत सारे कैलकुलेट किए हुए हैं अपन, थोड़ा आपको आइडिया है। मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अपन को पता है इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 is equal to equivalence of NaOH, total base is equal to equivalence of NaCl plus equivalence of Na2SO4। बस ध्यान रखना कि एन फैक्टर आपको सभी के अच्छे से आने चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन है तो अपन को पता है क्या होता है, और सॉल्ट है तो अपन को पता है क्या, व्हाट आर द एन फैक्टर्स, ये अपन को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये अपन को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब आप थोड़ा जल्दी से फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजी टाइप के देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दूंगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन था, दैट इज, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहा हूं। अ सॉल्यूशन कंटेन 1.2406 into 10 की पावर 24 HCl molecules, HCl molecule in 1 decimeter cube, of the solution, calculate its normality। बता दो भाई जल्दी से इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, तो फटाफट अपन आंसर कैलकुलेट करेंगे हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे अपन को मेंस में पूछेंगे, जितना अपन ने पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कुछ। तो इसमें तो सीधा नॉर्मलिटी पूछा है आपने, और नॉर्मलिटी अपन को पता है क्या होता है,
तो पहले अपन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी बताना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर। मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1.2406 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 to the power of 23 इंटू एन फैक्टर इज इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर और एन फैक्टर इज 1। वी गॉट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। राइट, अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, 50 ml ऑफ Na2CO3 solution neutralizes that is 50 ml of one normal HCl। ये ले लेते हैं या थोड़ा नॉर्मलिटी चेंज कर लेते हैं, 4 नॉर्मल HCl। The reaction is prepared as जो कार्बोनेट आयन था इसको मैंने H+ आयन से रिएक्ट करवाया और ये CO2 + H2 बना। ये रिएक्शन अपन को गिवन। The density of Na2CO3 solution, density of Na2CO3 solution is Na2CO3 solution is 1.25 ग्राम पर ml। ये मुझे डेंसिटी गिवन था सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट है। इनिशियल सैंपल है, उनको मास बताना है कितना प्रेजेंट था Na2CO3 का। तो क्वेश्चन तो इजी है, बताओ भाई क्या करें। So n equal to m into n factor। करो जल्दी से, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन। तो लिखो भाई, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। भाई इस सैंपल को HCl से तो न्यूट्रलाइज करोगे ना, तो 50 ml में आप मास पूछ रहे हो ना, इनिशियली कितना प्रेजेंट था Na2CO3 का, मास कितना प्रेजेंट था उसमें 50 ml में, वही तो पूछ रहे हो ना आप। तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो लिखूं मैं, तो 50 इंटू 4 डिवाइड बाय 1000, ये तो इक्विवेलेंस हो गया। मेरे इक्विवेलेंट करना है तो 1000 मत यूज करना, कर लेते हैं इक्विवेलेंट यूज कर लेते हैं। तो ये था इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। तो मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना होगा 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000, और इक्विवेलेंट को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ये नहीं भूलना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर।
ये अपने पास इक्विवेलेंट्स थे, अपन ने मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय n फैक्टर कर दिया, मेरे पास मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गया। 50 ml सोल्यूशन जो था वो न्यूट्रलाइज कर सकता है इतना HCl को। The reaction is as like this, ठीक है। The density of the Na2CO3 solution is given to me. Calculate the mass of Na2CO3 initially present. हाँ तो ठीक है ना, मुझे मोल्स तो पता चल गए ना कितने मोल्स हैं Na2CO3 के। तो मोल्स पता चल गए तो फिर मुझे क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो फिर को पता है ना, मास ऑफ Na2CO3 is equal to 50 into 4 divided by 1000 multiplied by 1/2 into 106, उसका मॉलिक्यूलर मास। ये लो भाई ग्राम्स आ गया। तो डेंसिटी की जरूरत क्या थी उसमें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या वेट कैलकुलेट करूंगा पहले? नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्यों कैलकुलेट करूं? वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। हमें यह पता था कि जो भी Na2CO3, हमें यह पता था कि भाई देखो Na2CO3 जो भी है, ठीक है ना, वो Na2CO3 जो भी 50 ml मुझे प्रेजेंट है, वो जो भी हो, हमें यह पता है कि अगर वो इतने HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये इक्विवेलेंट ऑफ HCl था, उसको ऐसे लिख देता हूं क्वेश्चन के जैसे। अगर वो 50 ml ऑफ 4 नॉर्मल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो एसिड सिर्फ बेस से न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके भी होंगे। मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अगर इसके मोल्स आ गए सॉल्यूशन में, तो इसका मास कितना होगा सॉल्यूशन में? तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसके मोल्स आ गए। हम सॉल्यूशन की डेंसिटी यूज ही क्यों करेंगे? तो उसने पूछा था इनिशियली कितना मास प्रेजेंट है उसमें, दिस इज द ग्राम व्हिच इज प्रेजेंट, कैलकुलेट करके बता देता है। ये 53 है, ये 100 है, ये 20 है, तो 106 आ गया। अच्छा ये 200 ही था, सीधा सीधा 100 आ तो रखा, तो 520, तो 20 इंटू 53, 1060 डिवाइडेड बाय दिस, लो भाई आ गया 10.60 ग्राम्स। तो ये सीधा सीधा मतलब एक नॉर्मल सा रिएक्शन, जहां अपन को काफी कंफ्यूजन वगैरह किया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1000 से डिवाइड लीटर में कन्वर्ट करेंगे करने के लिए नहीं, एक्चुअली हाँ वो भी मैं मिली मोल्स मतलब बताना चाहता था। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो m इंटू वी आ जाएगा, यही तो मिली मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे केजी होता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम। तो मिली मोल छोटा वैल्यू होगा ना, तो 1000 से डिवाइड करके अपन ने क्या किया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, तो उधर वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 1000 विल बी इक्विवेलेंट्स। तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो इक्विवेलेंट्स होगा, ये नहीं लिखोगे तो मिली इक्विवेलेंट्स होगा, दैट इज। सबको समझ में आया? एक दूसरा क्वेश्चन लिखते सर आप इक्विवेलेंस और नॉर्मलिटी का वो रिलेशन वाला इक्वेशन लिख सकते हो बड़े भाई पे। हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं क्या, नॉर्मलिटी ये होता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एन एमएल। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में सिर्फ इक्विवेलेंट वेट की डिफरेंस होता है,
कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन, an aqueous solution contain तुम लोग लिखोगे या मतलब मैं बोर्ड पे ऐसे ही बना के दिखाऊं? उसको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, फिर तुम्हें सोचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सर वो गिवन लिख दो ना, मतलब ऐसे पूरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन है aqueous solution contain 6.3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, and the solution is made up to 250 ml, मतलब उसको 250 ml टोटल सोल्यूशन बना। The volume of 0.1 normal NaOH required for complete neutralization 10 ml of this solution कितना होगा? Complete neutralization of 10 ml of this solution. Okay. Equivalent of oxalic acid is equal to equivalent of NaOH. So oxalic acid in 10 ml होना चाहिए। तो ठीक है, अब अपन एक काम कर लेते हैं। आपने ऐसे 250 ml एक सोल्यूशन लिया और उसमें वेट ऐड किया 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये इसको 250 ml लिया था और इससे 10 ml ले लिया, फिर आपने टेक 10 ml फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें मैं मोल्स कैलकुलेट कर दूं। मोल्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। बाद में अपन एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है तो कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर 40 ml आ रहा है। देखो भाई, एक आंसर तो आ गया अपने पास 40 ml। 40 ml इज द करेक्ट आंसर। तो अपन इसमें 40 मतलब ले लेते हैं, इसके मोल्स ले लेते हैं कि भाई 250 ml में कितने मोल्स हैं, कैलकुलेट कर लेता हूं। 6.3 वेट है
और ऑक्जेलिक एसिड अपन को कितना गिवन है, दैट इज H2C2O4, लेकिन अपन को याद रखना पड़ेगा ये डाइहाइड्रेटेड है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, ये हो गया अपने पास 24 + 2 26 + 64, कितना आ रहा अपने पास 90 आ गया ये, और 2 वाटर 36, 126 आया। सो 126 और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, वो क्यों, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है, 2 H+ नहीं देगा ऑक्सिलिक एसिड, इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। तो ठीक है, ऊपर 2 आएगा तो ये तो 12.6 होगा, तो 12.6 डिवाइडेड बाय 126, 0.1 आया अपने पास मोल्स। तो इक्विवेलेंस लिखने के लिए मुझे मोल्स है 0.1 और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर हो जाएगा 2, ये इक्विवेलेंस हो गया। लेकिन ये तो अपने पास कितने ml में है, 250 ml में। Therefore in 10 ml, तो 0.1 into 10/250 कर देते हैं, So तो 10 ml में 1/25 टाइम्स आ जाएंगे। So 0.1 into 2 किया ना आपने, n factor 2 था। अच्छा एक और बात है ना, इसके 0.1 इक्विवेलेंस ही तो है, वो क्यों, क्योंकि अपन ने 2 से डिवाइड तो कर लिया, तो वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट ही तो बना दिया आपने, वरना एन फैक्टर से डिवाइड क्यों किया आपने, मॉलिक्यूलर वेट ही लेना था ना, तो एन फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो सीधे इक्विवेलेंस आ गया ना, ऐसे करना पड़ता है मुझे, वरना इसके मोल्स कैसे कर ही लेते हैं ना इक्विवेलेंट वेट, तो बड़ा इजी हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। उस फिर से लिख लेना, क्या फर्क पड़ेगा, मोल्स और इक्विवेलेंट ना, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गया, तो इक्विवेलेंट्स इन 10 ml 1/25, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1/25 करना पड़ेगा मुझे, ये 10 ml में हो गई इक्विवेलेंट्स। और एनएच कितना गिवन था अपन को, वॉल्यूम चाहिए और 0.1 नॉर्मलिटी गिवन है, इसके इक्विवेलेंट्स हो गया वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 1000, ये इसके इक्विवेलेंट्स है। चलो भाई आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, V इक्वल टू आ गया अपने पास, सो 0.1, तो V इक्वल टू 1000/25 आ रहा है, 40 ml आ गया, ये लो भैया, कैलकुलेशन तो इजी होगा, बस थोड़ा ये चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन करना कैसे है। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या करूं, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कैसे, मतलब इजी क्वेश्चन दूं तो थोड़ा सा चलेगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, इसमें क्या इजी देना और क्या टफ, जो मर्जी चाहे दे दो। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, देख भाई मेरे पास, मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाता हूँ, मेरे पास एक वेसल है, उसमें मैं 3 एसिड ले लेता हूँ, HCl, HNO3 और H2SO। इसका मैंने 5 ml लिया ऑफ 8 नॉर्मलिटी, इसका मैंने 4.8 ml लिया ऑफ 5 नॉर्मलिटी, और इसका मैंने H2SO4 का वॉल्यूम मुझे गिवन नहीं है, ऑफ 17 मोलर, ये मुझे ऐसे are mixed and volume is made up to 2 liters and the volume is made up to 2 liters, मतलब इनको मैंने मिक्स किया और वॉल्यूम को 2 लीटर बना दिया। 30 ml ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब 2 लीटर में से 30 ml निकला,
30 ml ऑफ दिस मिक्सचर, ये मिक्सचर है अपने पास 30 ml का, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड 43 ml of exactly neutralized 43 ml of Na2CO3 solution. अब ये तो बेस है, अपन को पता है ऐसे देखो बेस है सॉल्यूशन। अब 43 ml of Na2CO3 solution तो है containing 1 gram of Na2CO3.10H2O, hydrated salt Na2CO3 है, in 100 ml of water, in 100 ml of water. Calculate the mass in grams of sulfatine in the mixture. ये है हमारे पास भाई। अब कितने भी एसिड ले लो, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिखूंगा। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसका इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 5 into 8 डिवाइड बाय 1000। इक्विवेलेंट ही लिख लेते हैं बिना इक्विवेलेंट की जगह। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.8 into 5 डिवाइड बाय 1000, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा V into 17 डिवाइड बाय 1000। अगर V पता होता तो बाकी कुछ कैलकुलेट करते नहीं, V कैलकुलेट करने के लिए तो इतना सारा करना पड़ रहा है। आपने ये सब इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं कितने में, 2 लीटर्स में। तो मान लो 2000 ml में ये x इक्विवेलेंट है, तो 30 ml में कितने इक्विवेलेंट होंगे, तो अपन कहेंगे x by 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, ऐसे ही तो लिखोगे। इसका मतलब है ये जो प्रेजेंट है इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट्स डाइल्यूशन से चेंज थोड़ी होते हैं। राइट ना? तो अच्छा, इसकी एक और बात अपन गलती कर जाते हैं, ये 2 भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। वो गलती क्यों कर जाते हैं, क्योंकि ये मोलैरिटी गिवन था ना अपन को, बाकी दोनों नॉर्मलिटी था। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि भाई ये तो था 2 लीटर में, तो 30 ml में कितना होगा, x into 30 by 2000। ये था अपना टोटल इन 30 ml। इसको अपन ने किससे न्यूट्रलाइज किया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। लो भाई, ये है अपना इक्विवेलेंट ऑफ बेस, लिखो इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो अपन कहेंगे अभी लिख लेते हैं, कितना वॉल्यूम यूज किया था, 43 ml। कितने मोलारिटी का, m ले लेता हूं, डिवाइड बाय 1000 करता हूं, और मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इसका 2 है। इसका मोलारिटी कितना है, तो अपन कहेंगे आपने दे तो रखा है कि जब आपने Na2CO3 कैसे बनाया, Na2CO3 सॉल्यूशन जो था वो 100 ml तो पानी लिया आपने, और 1 ग्राम Na2CO3 ऐड किया .10H2O वाला, इसमें ऐड किया, तो इसकी मोलारिटी कितनी हो गई, तो अपन कहेंगे मोलारिटी हो गया, इसका वेट कितना 1 ग्राम है, और डिवाइड बाय कितना कर दे अपन, इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो 106 और 180 286, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम आपने 100 ले लिया।
लो भाई मेरे पास मोलारिटी आ गया। इस मोलारिटी का आपने कैसे बनाया, आपने 43 यहां पर लिखा है 30 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 43 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। कैसे बनाया, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ दिस इन 100 ml ऑफ वाटर, ऐसे बनाया था आपने, जिसको आप 43 लेने वाले। समझ में आया? तो ये मोलारिटी आ गया अपने पास 10/286। ठीक है भाई, मोलारिटी आ गया तो कर देते हैं, फिर क्या है, मोलारिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5,840/1000 ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, कॉमन निकाल देते हैं। इससे कॉमन निकालेंगे तो इसको हटा ही देते हैं, इसको हटाओगे तो सीधा मेरे इक्विवेलेंट ही आ गया फिर तो आपका, है ना। इसलिए मैंने कहा था अपने इक्विवेलेंट लेके भी चलेंगे तब भी चलेगा। 40 प्लस राइट साइड पे इनटू 2 किसका है? वो N factor है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर था ना उसका। हाँ, तो ये 5 जब 44 20 24 तो 24 है ना, विल गेट लाइक दिस, और प्लस 34v इज इक्वल टू लिखते हैं अपन 43 इंटू एम इंटू 2, एम को क्या करना है अपन को 10/286, 1000 तो कैंसिल हो गया, इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, ये लगा जैसे ये तो कैंसिल कर लेते हैं, बाकी अपन बता देते हैं भाई कैसे बताना है। 286 तो v आ जाएगा अपने पास, v अपने पास आ गया तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ जाएगा, और इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जितना होगा उतनी सल्फेट आयन होगा, तो सल्फेट के इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जरा v कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आया, v कैलकुलेट करो जरा जल्दी से कितना आया, तो अपन उसमें कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना ग्राम्स में। 64 और उधर माइनस करूंगा तो 34v विल बी इक्वल टू, ये 64 है, कुछ कैंसिल होगा क्या, 20, चलो इसको कैंसिल करके देखता हूँ, 143 तो 143 और 43 so 34 भी है, मतलब वो अपने 3 भी लिखा है वो 34। हाँ हाँ ये 34 भी है, तो माइनस भी करना पड़ेगा ना उधर, ऐसे भी है, पहले तो माइनस करेंगे फिर लिखेंगे ना ऐसे। भाई ये तो 430 हो गया, तो 430 डिवाइडेड बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 64, फिर लिखूंगा डिवाइड बाय 34। बड़ा अजीब सा कैलकुलेशन आ गया ना, माइनस 280, कहाँ गया माइनस 280, कहाँ पर माइनस 280, अरे वो 64 नहीं है वो, अच्छा अब तो मैं राउंड ऑफ करके जैसे करते हैं कैलकुलेशन वैसे ही कर दूंगा। कितना आ रहा है वैसे, सर 2.7 आ रहा है। सर 4 आ रहा है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, 4 एक 4 2 4 सर V4 आता है भाई, बहुत सारे बच्चे मुझे 4 बता रहे हैं, तो 2.7 वाला एक बार चेक कर लेंगे भाई, ये आ गया अपने पास, है ना, क्योंकि बहुत सारे बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा वो। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन के इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, ये है भाई H2SO4, so V is 4 multiplied by 17 divided by 2 divided by 1000, that is equivalent of H2SO4, so equivalent of sulfate ion, SO4 2 negative, therefore mass of sulfate ion SO4 2 negative। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, so 4 into 17 into 2 divided by 1000 multiplied by 96 divided by 2, ये उसका इक्विवेलेंट मास है सल्फेट का,
इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर 2 है ना नेगेटिव चार्ज, तो मास आ गया। तो ठीक है, वी गॉट दैट, कैंसिल करते हैं और 4 और 250, इसको 100 लिखूं तो मैं डिवाइड बाय 10 मतलब 70 80 96, ये 100 के आसपास लेके मैं 2 0 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आएगा 68 डिवाइडेड बाय 10 6.8। थोड़ा ज्यादा था, ये थोड़ा कम था, तो मुझे कम कर लेना चाहिए 6.5 के आसपास। हाँ 6.5 ठीक है, 6.5 के आसपास आएगा, करेक्ट है आंसर भी। अब आपको डाइल्यूशन भी समझ में आ गया और इक्विवेलेंट इक्वेट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया, ये सारा पार्ट समझ में आ गया। लेकिन अपन सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो अभी अपन रिडॉक्स रिएक्शन में कर भी नहीं पाए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए फिर से एक क्लास, ठीक है, फिर से एक क्लास देखते हैं अपन किस दिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बचा हुआ है, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन बचा हुआ है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। और कंसंट्रेशन वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक कैसे पढ़ें, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ें विदाउट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रो कैसे पढ़ें, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते अपन विदाउट कंसंट्रेशन। तो अब अपन आज यहीं रुक जाते हैं क्योंकि काफी हो गया तुम लोगों के लिए, है ना, ऑलमोस्ट 4 आवर्स का क्लास हो गया अपना। तो अब अपन यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मैं बताऊंगा अपन कब आगे क्लास रखेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और अपन डाउट क्लास लगाऊंगा मैं, चाहे संडे को लगाऊं या कभी भी लगाऊं, मैं डाउट क्लास लगाऊंगा। चलो भाई।